नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि यदि जानकारी पर आप अमल करें तो उससे लाभान्वित आप अवश्य ही हुए। आप मूलभूत समस्याएं जो यदि बनी हुई रहती हैं उससे निजात तो आप अवश्य ही प्राप्त करें। यदि जीवन में कुछ नया आप चाहते हैं, कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, कोई रुकावट है जीवन में यदि बनी हुई है, तो ग्रहों से संबंधित उपाय आदि करने से भी अत्यधिक लाभ देखने में आता है। समस्याओं से निजात अवश्य ही प्राप्त होती है। तो बहुत अच्छी जानकारी रहती है। तो आज हम आप लोगों के लिए राहु केतु से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करेंगे। राहु व केतु ग्रह का आगामी 12 अप्रैल 2022 को परिवर्तन है, दिन के 12 बजे के आसपास। तो राहु ग्रह वृषभ राशि को छोड़कर मेष राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि को छोड़कर तुला राशि में जाएंगे। तो यह परिवर्तन कहीं न कहीं प्रभावित करने वाला अवश्य ही रहता है, क्योंकि राहु व केतु ग्रह को काफ़ी आक्रामक ग्रह माना जाता है और यह जब राशि परिवर्तन आदि करते हैं, तो उस समय पे जहाँ-जहाँ पर इनकी दृष्टि आदि रहती है, जहाँ पर कोई आप पूरे प्रभावित हो रहे होते हैं व्यक्ति पे या उसकी जन्म पत्रिका में, तो वहाँ पर कोई असरकारी अवश्य ही होते हैं। बहुत कम परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं कि ये व्यक्ति को बहुत अच्छा फल देते हैं, अन्यथा यह व्यक्ति को यहाँ पर वो किसी न किसी तरीके से प्रभावित अवश्य करते हैं, दुःख, कष्ट आदि में यह लेकर अवश्य ही आते हैं। तो थोड़ी-सी बात कर लेते हैं राहु व केतु के परिवर्तन पे। राहु वृषभ राशि को छोड़कर मेष राशि में चले जाएंगे और ऐसे ही केतु ग्रह वृश्चिक राशि को छोड़कर तुला राशि में चले जाएंगे। ये तो हमने एक मेष लग्न को वैसे ही माना हुआ है, किसी भी लग्न में कहीं पर को भी यह स्थिति रहेगी। तो बात यहाँ पर को आएगी कि जन्म पत्रिका में तो यह स्थिति देखी जाएगी कि भाई कहाँ पर को इनका परिवर्तन हो रहा है, मेष राशि कहाँ पर को बन रही है और क्या यह करेंगे, क्योंकि यह एक राशि में 1.5 वर्ष यानी कि 1 वर्ष 6 महीने तक यह रहते हैं और ये कोई मार्गी आदि नहीं होते हैं, ये सदावक्री रहते हैं, तो उल्टा चलते रहते हैं, तो ये कंटिन्यू रहेंगे राशि में। तो जब ये नक्षत्र जो हमारे होते हैं, हम कोई कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जैसे सूर्य के नक्षत्र हैं, अब वो खराब स्थिति में आए हैं या चंद्रमा के जो नक्षत्र होते हैं, वहां पर को जब राहु का विचरण होता है तो वो स्थितियां वर्ष में ऐसी रहती हैं कि व्यक्ति को कष्टों में डालने वाली रहती हैं। ये बारीक विश्लेषण में देखा जाता है। तो कई चीजें हैं। तो फिलहाल मेष राशि में जब यह आएंगे, क्योंकि मंगल के साथ इनका क्या है कि शत्रुता का रिश्ता है, मंगल भी इन्हें शत्रु मानते हैं और राहु भी मंगल को शत्रु मानते हैं। कहीं कहीं पर पंचदा मैत्री में या सम स्थिति में आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम मेष राशि को अवश्य ही प्रभावित करेंगे। तो मेष राशि को यह देख लेना चाहिए कि उनकी जन्म कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति कैसी है, तो उस हिसाब से उपाय आदि कर लेने चाहिए। अन्यथा बहुत अच्छी स्थिति भी है, कारक स्थिति में भी है, व्यक्ति ने गोमेद भी पहना हुआ है और उपाय भी वो कर रहा है, तो उसके बावजूद भी उसको कुछ उपाय तो कंटिन्यू राहु ग्रह के करते रहने चाहिए। और बीच में जाप आदि क्योंकि राशि में है, तो जाप अवश्य ही करवा लेना चाहिए राहु ग्रह से संबंधित। अब जहां पर को वैसे तो कहा जाता है कि राहु ग्रह जहां पर को रहते हैं वहां से 7वें में तो केतु अवश्य ही हुए, उसके अलावा उनकी पंचम और नवम भाव में भी पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। कई जगह पे ऐसा लिखा गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो पंचम भाव में देखें तो सिंह राशि, सिंह राशि में भी एक प्रकार से वह उनकी दृष्टि है, तो वह अवश्य ही सिंह राशि वालों को भी प्रभावित करेगी। तो सिंह राशि वालों को भी अपनी जन्म पत्रिका में देख लेना चाहिए कि राहु ग्रह की स्थिति कैसी है। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है तो राहु ग्रह से संबंधित कुछ उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए, जो सरल उपाय होते हैं और डेली की दिनचर्या में वह शामिल हो जाते हैं। तो उससे कोई ज्यादा व्यक्ति को प्रभावित भी नहीं होता है और उपाय भी होते रहते हैं और अपना बचाव भी होते रहता है। अत्यंत सरल उपाय हैं। इसी तरीके से नवम दृष्टि धनु राशि में। अब धनु राशि में इस समय पे शनिदेव की रात की 7:30 भी चल रही है और ऊपर से राहु की दृष्टि है, तो धनु राशि वालों को थोड़ा सचेत रहना है, क्योंकि जनवरी में तक शनिदेव की पे रात की 7:30 आदि रहेगी। तो तब तक इनको जाती जाती 7:30 है। अब तो जन्म पत्रिका में इन्होंने दिखाई दिया होगा, क्योंकि प्रभावित हो ही रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं कई चीजें होंगी तो उन्होंने उपाय आदि किए होंगे। फिर भी अब इनको, क्योंकि जब राहु केतु का परिवर्तन है तो एक दृष्टि बन गई है उनकी, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को यह विचलित कर सकते हैं राहु ग्रह धनु राशि के जातकों को या धनु राशि प्रभावित व्यक्तियों को। तो
इनको सचेत रहना है, बहुत सतर्कता के साथ यह वर्ष बिताना है जब तक कि शनिदेव का परिवर्तन ना हो। उसके बावजूद भी आगे को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। तो राहु ग्रह विशेष तौर पर मेष राशि को प्रभावित करेंगे ही, तो मेष राशि वालों को अवश्य ही मतलब देख लेना चाहिए राहु ग्रह की स्थिति कैसी है, तो कुछ ना कुछ उपाय आदि कर लेने चाहिए। अच्छी स्थिति में है तब भी करना चाहिए, क्योंकि अकस्मात बहुत बड़ा लाभ भी यह दे सकते हैं। अब बात करते हैं केतु ग्रह की, तुला राशि में। अब राहु की दृष्टि है वो तो ठीक ही है, क्योंकि केतु खुद ही बैठे हुए हैं। और तो तुला राशि, अब केतु ग्रह के लिए भी वही है कि जहां पर को केतु ग्रह होंगे वहां से 5वें और 9वें में उनकी पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। अब तुला राशि की बात करते हैं, तो तुला राशि में इस समय पे एक तो शनिदेव की ढैया भी चल रही है और केतु ग्रह भी है। केतु ग्रह क्योंकि शुक्र की राशि है, तुला राशि शुक्र की राशि है, और केतु के दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो इनके गुरु भी है। तो यहाँ पर को केतु ग्रह की स्थिति मजबूत हो रही है, और दूसरा यहाँ से शनि का बल भी उनको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि शनि की ढैया भी है। तो तुला राशि में केतु ग्रह की स्थिति यदि अच्छी स्थिति में केतु होंगे, तो केतु अकस्मात सफलता, अकस्मात बड़ा कुछ देने वाले ग्रह होते हैं। तो कुछ न कुछ तुला राशि वालों को आने वाले 1.5 वर्ष में अवश्य ही प्राप्त होगा। कारक बन रहे होंगे तो केतु ग्रह से संबंधित उपाय आदि करने से बड़ी सफलता उनको मिल सकती है। छोटी सफलता बड़ी में बदल सकती है, कुछ नया हो सकता है, बुद्धि विवेक खुल सकता है। और यदि केतु खराब स्थिति में भी होंगे तो भी वह शुरुआत में कुछ नहीं देंगे व्यक्ति को, वह सचेत करते रहेंगे। एक प्रकार से जैसे हम कहते हैं ना कि ट्रेलर मिलते रहना, तो उस तरीके से वह व्यक्ति को देते रहेंगे, और जिससे कि मतलब व्यक्ति जाग जाए और उनसे संबंधित उपाय करे। जो नहीं जाग पाया, जो मस्ती में रहा, तो उसको अवश्य ही केतु ग्रह भी दंडित कर सकते हैं तुला राशि में, क्योंकि शुक्र गुरु के उनके गुरु की राशि है, तो यहाँ पर को अवहेलना किसी प्रकार की नहीं देखेंगे। यहाँ से अब देखी जाए कि इनकी यहाँ से केतु ग्रह की भी जो पंचम दृष्टि बनती है, तो अब पंचम दृष्टि जो बनती है 1 2 3 4 5 कुंभ राशि में। कुंभ राशि में वर्तमान में शनिदेव की दृष्टि की 7.5 है, और दूसरा केतु ग्रह की भी दृष्टि है। तो लगभग लगभग कुंभ राशि की स्थिति इस समय पे ठीक ठाक है। तो कुंभ राशि को यह अवश्य देख लेना चाहिए कि उनके जन्म कुंडली में भी कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि अगले दिन ही कुछ गुरु ग्रह भी बदल रहे हैं। गुरु ग्रह भी कुंभ राशि को छोड़ रहे हैं और मीन राशि में जा रहे हैं। तो कई परिस्थितियां रहती हैं, तो ये चीजें तो आप अपने ज्योतिषी को दिखाकर आप चेक करवा सकते हैं। तो कुंभ राशि में दृष्टि बनना एक प्रकार से शुभ भी है। यदि जन्म कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति भी अच्छी है, केतु ग्रह की स्थिति भी अच्छी है, और कुंभ राशि भी ठीक ठाक जगह पे बैठी है, तो बहुत बड़ा लाभ कुंभ राशि वालों को वर्ष में देखने में आ सकता है, क्योंकि इनकी दृष्टि के कारण। अब इसी तरीके से नवम दृष्टि मिथुन राशि पे बन रही है। मिथुन राशि में शनिदेव की ढैया भी है और इनकी दृष्टि भी है। तो मिथुन राशि वाले भी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से अच्छा या बुरा इनसे प्रभावित हो सकते हैं। अब उनकी जन्म कुंडली में स्थिति कैसी है, ये तो अब ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही देखा जाएगा। तो केतु ग्रह की दृष्टि का यहाँ पर मिथुन राशि वालों पे बनना, तो एक प्रकार से तो यह शुभ भी माना जा सकता है। शुभ इसलिए माना जा सकता है कि यदि दोनों ग्रहों की स्थिति जन्म कुंडली में ठीक-ठाक रहेगी, तो ये बहुत बड़ा लाभ भी मिथुन राशि के जातकों को मिल सकता है यहाँ पर। वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केतु ग्रह का वार भी बुधवार होता है, और मिथुन राशि के स्वामी भी बुध होते हैं। तो यहाँ पर को मिथुन राशि वालों की यदि स्थिति कुछ कमजोर है, जन्म कुंडली में केतु ग्रह या बुध ग्रह की स्थिति कुछ वो है, तो केतु ग्रह से संबंधित उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। यहाँ पर को मिथुन राशि वालों को यदि थोड़ी भी ठीक स्थिति में है, अगर वो केतु ग्रह से संबंधित उपाय करते हैं, तो उनको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, और अच्छी स्थिति में है तो बड़ा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। खराब स्थिति में है तो खराब फल का समन होकर कुछ न कुछ अच्छा ही प्राप्त यहाँ पर को होएगा। तो यह नवम दृष्टि है, और ऊपर से शनि की ढैया भी है। तो विशेष तौर पर तो जो कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में, जब ग्रहों का परिवर्तन आदि हो, यदि जन्म कुंडली में वो खराब स्थिति में है, तो ग्रहों का जाप अवश्य करा लेना चाहिए। ज्यादा नहीं भी होता है तो उनका 10 अंश जाप अवश्य ही करा लेना चाहिए। जैसे राहु केतु के लिए 18,000 की संख्या बताई गई है, तो इसका जो दशांश है, 10 अंश 1800 की संख्या में किसी ब्राह्मण द्वारा इसका जाप करवा कर कुछ उसको दान दक्षिणा आदि या दे देना चाहिए। यदि पूर्ण जाप कराते हैं तो उसके साथ सामग्री के साथ
आप दान करा सकते हैं, दशांश जाप सामग्री के साथ आप करा सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो बढ़िया तरीके से, तो कम से कम इनसे संबंधित उपाय जो बताए गए हैं, जो इन कंटिन्यू करने में इनके वो जाप के समान ही माने जाते हैं, दान के समान ही माने जाते हैं, तो उनको करना चाहिए, जिससे कि फल जो होता है, अच्छा फल होता है, वो बड़े फल में बदल जाता है छोटे की अपेक्षा, और जो कष्ट होते हैं उनका शमन होता है, कुफल का शमन होता है। यह चीज हमें देख लेनी चाहिए। तो अन्य राशियों को भी कहीं न कहीं ये चीज़ें प्रभावित करती है। यहाँ पर तो हमने सिर्फ़ इनके परिवर्तन से जो जहाँ-जहाँ पे दृष्टि बन रही है, उन राशियों का हमने यहाँ पर कुछ ज़िक्र किया। तो अन्य राशियाँ भी कहीं न किसी तरीके से प्रभावित रहती है। कारण इसलिए कि ये कहीं न कहीं इनकी महादशा, अंतर्दशा कुछ न कुछ रहता है। तो और वहाँ गोचर की स्थिति में जब देखा जाता है तो कहीं न कहीं जो ये राशियाँ बनी होती है, हो सकता है कि भाग्य में बन जाए किसी की मेष राशि, किसी के दशम में बन जाए और आदमी कोई उपाय नहीं कर रहा है, किसी के लाभ में बन जाए, लग्न में बन जाए, चतुर्थ में बन जाए, षष्टम में बन जाए। तो ये चीजें जन्म पत्रिका के अनुसार अन्य राशियां भी प्रभावित होती है, ऐसा नहीं है। तो ये प्रमुख तौर पे जो दृष्टि के साथ साथ तो वो चीज हमने आपको बताई। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी। अब हम तो यही कहेंगे कि इन राशि वालों ने जो उपाय दिए गए हैं हमारे चैनल पे भी काफ़ी है, अन्य चैनलों में भी आपको काफ़ी मिलेंगे, और कहीं न कहीं जो इन चीज़ों से थोड़ा भी इंटरेस्ट रखता है, तो वो कहीं न कहीं इनसे संबंधित उपायों को अच्छी तरीके से भली-भाँति जानता है। और हम तो ये भी कहेंगे कि अगर अगर संभव हो तो इनसे संबंधित कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, नियमित तौर पर। जो इनसे प्रभावित हैं, तो सुबह अपनी पूजा पाठ जो अन्य चीज़ें होती हैं, वो ज़रूर कर ली। सबसे पहले सर्वप्रथम भगवानों का जो मुख्य भगवान है, भगवान श्री गणेश हैं, शिव जी हैं, भगवान विष्णु हैं, माता रानियाँ हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, इन सभी का मतलब ध्यान करने के पश्चात अपने देवी देवता, जो कुल देवी देवता के पश्चात इनका कवच ग्रहों का अवश्य ही कर लेना चाहिए। जिस ग्रह से संबंधित पीड़ा है, उससे संबंधित रत्न यदि व्यक्ति ने धारण किया है, कोई जड़ी धारण की हुई है, या किसी प्रकार का कोई यंत्र आदि धारण किया हुआ है, कोई अन्य उपाय कर रहा है, तो कम से कम थोड़ा समय लगता है, 10, 15, 20 मिनट लगते हैं कवच में। धीरे-धीरे आदत बन जाएगी तो 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। धीरे-धीरे आदत बन जाएगी तो 5 मिनट में हो जाएगा। तो 10 मिनट का कवच रहता है। इसके साथ-साथ ही एक कवच, एक ग्रह का, तो अन्य ग्रह लगा के 20-25 मिनट का समय अगर व्यक्ति दे सकता है, तो कवच अवश्य ही पढ़ना चाहिए, जिससे कि बड़े से बड़े जो हमारे कष्ट होते हैं, उनका शमन होता है, छोटा फल भी बड़ा तौर पे बन जाता है। यदि कारक बने हुए हैं, तो नियमित तौर पर करना चाहिए, और जिसमें भी कष्ट आदि आए, तो उसमें तो अवश्य ही करना चाहिए। नहीं तो अपना जो प्रमुख ग्रह है, उसका कवच तो व्यक्ति ने करना चाहिए। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी। यदि आप लोगों को पसंद आई तो आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी के एपिसोड हैं, आपको देखने को, सुनने को मिलेंगे। आप बेल आइकन दबाएँगे तो आपकी होम स्क्रीन में आने वह शुरू हो जाएँगे, और आगे को भी आपको बहुत अच्छी जानकारी देखने को, सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।